नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। साथियों, पर्यावरण का गोल्डन पेपर नंबर 4 शाम को नहीं आया था, इसलिए मैं आज सुबह इसको अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद में आपके साइकोलॉजी का पेपर आएगा और शाम को आज हिंदी का पेपर आएगा साथियों। ठीक है, तो अंतिम समय में सर्वश्रेष्ठ तैयारी कह सकते हो। बेस्ट पेपर पूरे ही 30 प्रश्नों का मिलेगा साथियों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर, समझ रहे हो ना बात को। तो आज के बाद में जो 25वां दिन है, मतलब 26 तारीख को आपके पेपर है, मतलब 25 दिन बचे हैं। 25 में से 5 दिन हटा दो, 20 दिन बचे हैं आपके पास। देखिएगा, बचेंद्र पाल ने जो माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी उसके बारे में पूछा है। 1954 में, 1964 में, 1974 में और 1984 में। तो प्रश्न संख्या 1 में बचेंद्री पाल का नाम सभी ने सुन रखा होगा। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, कब की थी साथियों? 1984 में। 1954 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा सभी अच्छी तरह से। और फतह हासिल कब की? 1984 में की थी। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कल्पना चावला का जिस हवाई हादसे में निधन हुआ था उस कोलंबिया यान में कुल कितने अंतरिक्ष यात्री थे? 3, 5, 7 और 9। देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष की, ठीक है, अंतरिक्ष की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी साथियों। कल्पना चावला जब अंतरिक्ष मिशन के गई और के लिए गई थी और वहाँ से जब वापस अंतरिक्ष मिशन पूरा करने के बाद में धरती पर उनकी जो टीम है, क्रू मेंबर जो उनके थे, वो धरती पर लौट कर आ रहे थे अंतरिक्ष में। तो ज़्यादा ऊपर नहीं, धरती से कुछ किलोमीटर ऊपर, एग्जैक्टली मुझे संख्या याद नहीं है। तो वहीं पर इनका जो कोलंबिया नामक यान था इनका, है ना, वो ग्रस्त हो गया था साथियों। और इसमें कुल अंतरिक्ष यात्री थे 7, जिनकी सातों की एक साथ मौत हो गई थी। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 2 में, वो आपका सही आंसर रहेगा। तो फिर भी देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके, इनमें से किस ग्रह को गैस दानव ग्रह कहते हैं? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी और बृहस्पति। देखिएगा, गैस दानव ग्रह की बात की जा रही है यहाँ पर। तो भाई पृथ्वी तो समतल ठोस ग्रह के अंतर्गत आता है। मंगल जो ग्रह है ये भी ठोस ग्रह के अंतर्गत है। बृहस्पति या बुध, तो साथियों राइट आंसर है बृहस्पति। बुध भी ठोस सतह ग्रह वाला है। बृहस्पति गैस दानव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति ग्रह में ठोस जमीन नहीं है साथियों, गैसीय ग्रह है ये, पूर्णतः गैस से बना हुआ। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। सबसे खूबसूरत भी दिखता है, दिखने में सबसे खूबसूरत ग्रह भी इसको कहा जाता है। वैसे तो पृथ्वी भी सबसे खूबसूरत दिखती है, लेकिन साथियों बृहस्पति ग्रह के चारों ओर जो इस प्रकार से, ये क्या कहा जाता है उनको, उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह ऐसे ही कुछ बोला जाता है, उनसे चारों ओर एक छल्ला बना हुआ है, इससे ये बहुत ही प्यारा दिखता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन, इनमें से असुमेलित है खिन्नी बावड़ी सिरोही, नौचो की बावड़ी उदयपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी और आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा। प्राकृतिक जो विश्व धरोहर की चीज़ें हैं, और जो एक और टॉपिक आपके आता है कृषि पद्धतियाँ राजस्थान की। तो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत बावड़ियों से भी कृषि की जाती है, वहीं से प्रश्न बनाया गया है। जो असुमेलित है वो रहेगा खिन्नी बावड़ी। साथियों खिन्नी बावड़ी सिरोही में नहीं है, बल्कि खिन्नी बावड़ी तो कहाँ पर है? जालोर में स्थित है साथियों, जालोर में। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वो असुमेलित है, अतः विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न 4 में। नौचो की बावड़ी उदयपुर में ही है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में ही है और आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा में ही है। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनिम्नकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है? घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज और शीशा। देखिएगा, अनिम्नकरणीय प्रदूषक क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। प्रश्न नंबर 5 में जो सही आंसर है साथियों, इनमें से अनिम्नकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत शीशा आता है। क्यों? अनिम्नकरणीय प्रदूषक का मतलब होता है जो कि जो जीव जंतु होते हैं जल में रहने वाले,
या फिर कोई भी जीव जंतु जो किसी भी ऐसे पदार्थ का अवशोषण न कर सके तो फिर वो अनिम्नकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। जैसे शीशा है, जैसे पॉलीथीन है, कांच है, इत्यादि जो चीज़ें साथियों अवशोषित नहीं होती है तो फिर वो अनिम्नकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आ जाती है। कागज, कपड़ा, घरेलू वाहित मल, इनको तो जो जीव जंतु होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो खा जाते हैं, इनको समाप्त कर देते हैं, लेकिन शीशा को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो जिन चीज़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता वो अनिम्नकरणीय प्रदूषक में आती है, और जिनको समाप्त किया जा सकता है वो निम्नकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है साथियों। तो विकल्प 4 सही है आपके प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। छठा क्वेश्चन आपके आता है इसमें, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। चेन पंप, ढेकली, ड्रिप तंत्र और रहट। तो देखिए सिंचाई के जो साधन हैं वहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है। एक होता है पारंपरिक तरीका और एक होता है आधुनिक तरीका। कौन सा? आधुनिक तरीका। तो साथियों जो चेन पंप है, ढेकली है, रहट है, ये तीनों तो पारंपरिक तरीकों में आते हैं, लेकिन जो ड्रिप तंत्र है, ड्रिप प्रणाली जो अपनाई जाती है वो आधुनिक तरीकों के अंतर्गत आती है साथियों। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, पानी का व्यय नहीं होता है, पानी कम मात्रा में ही पानी से फसलें आ जाती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है ये पारंपरिक तरीकों में नहीं आता है प्रश्न नंबर 6 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 28 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है और 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व वेटलैंड दिवस की बात की जा रही है साथियों। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, तो देखो यहाँ विश्व विरासत दिवस की बात की जा रही है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि एक होता है विश्व नम भूमि दिवस, वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इसी के अलावा विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है। विश्व पर्यावरण दिवस, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, पोलियो दिवस है। तो साथियों ये कुछ 10-12 दिवस होते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, तो उनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। सही सुमेलित नहीं है। राजकीय गीत घूमर, राजकीय खेल बास्केटबॉल, राजकीय वृक्ष शमी और राजकीय पक्षी गोडाउन। तो देखो बात की जाए यहाँ पर राज्य प्रतीक से संबंधित प्रश्न है। हमारा जो राजकीय पक्षी है वो गोडावण ही है। राजकीय वृक्ष शमी, शमी मतलब होता है खेंजड़ी। क्या होता है? खेंजड़ी होता है, तो ये भी सही है। राजकीय खेल बास्केटबॉल ही है हमारा साथियों, लेकिन राजकीय गीत घूमर नहीं है। घूमर तो क्या है? राजकीय नृत्य है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो राजकीय गीत क्या है? केसरिया बालम पधारो आओ नी पधारो मारे देश। साथियों ये राजकीय गीत है। तो विकल्प नंबर जो आपका 1 है ये सुमेलित नहीं है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 9वां प्रश्न है, पादपों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के और 4 प्रकार के। तो साथियों पादपों में उत्तकों के प्रकारों की बात करें, पादप का मतलब पेड़ पौधे है ना, तो पेड़ पौधों में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। डेंगू रोग का वाहक है एडिज मच्छर, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी और एनोफ्लिज मच्छर। तो साथियों जो एनोफ्लिज मच्छर है ये डेंगू का नहीं होता है, बल्कि डेंगू रोग का जो वाहक है वो एडिज मच्छर होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। जो एनोफ्लिज मच्छर है ये तो मलेरिया का होता है। ठीक है, मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम जनित रोग होता है मलेरिया, और एनोफ्लिज इसका वाहक होता है। जबकि डेंगू रोग का वाहक क्या है? एडिज मच्छर है। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती है? 7 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी और 14 जोड़ी। तो देखिए मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या की बात की जा रही है, तो कुल पसलियां होती है मानव शरीर में 12 जोड़ी साथियों। 12 जोड़ी मतलब कुल पसलियों की संख्या तो 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है इनकी संख्या, लेकिन जोड़े में पूछा जा रहा है इसलिए 12 जोड़ी मतलब 12 × 2 12 दूनी 24। ठीक है,
तो इससे आपके यहाँ दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 11 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो देख लेते हैं आपके 12वें क्वेश्चन को। निम्न संकेत है, यहाँ ये संकेत दिया हुआ है, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से और फिर उत्तर दीजिए। आगे रेलवे फाटक युक्त क्रॉसिंग है, आगे रेलवे फाटक है जहाँ से निकलना प्रतिबंधित है, आगे रेलवे का फाटक है जो क्षतिग्रस्त है और इनमें से सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 12 में ये जो संकेत दिया हुआ है भाई रेलवे से संबंधित तो है, तो आगे रेलवे की पटरी है जहाँ पर फाटक है साथियों, तो आप आराम से निकलिएगा वहाँ से, ठीक है, जब रेलवे क्रॉस हो जाए। तो यहाँ पे आगे रेलवे फाटक युक्त क्रॉसिंग है, यही उसका उत्तर रहेगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, वीर कल्ला जी, देवनारायण जी, वीर तेजा जी और रामदेव जी। तो भाई साहब रीट एग्जाम के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझ सकते हो। लोक देवता का नया टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में जुड़ा है और लोक देवता के अंतर्गत एकमात्र कवि जो लोक देवता और कवि दोनों है, तो साथियों रामदेव जी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक रामदेव जी भाई लोक देवता तो है ये तो आपको पता है, लेकिन साथियों ये एक कवि भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक रचना की थी 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ ऐसे ही कुछ था साथियों, ये 24 बाणियाँ ये रामदेव जी की रचना है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन देखेंगे। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में, 2006 में, 2007 में और 2008 में। देखिए बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु मतलब जो बालकों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय आयोग जिसको कहा जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय आयोग की स्थापना बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु 2007 में की गई थी। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार के विघटन के संदर्भ में सही है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क सदस्य साथ में रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो देखिए परिवार के विघटन के संदर्भ में सही पूछा गया है साथियों। प्रश्न संख्या 15 में जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 2, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। अगर जो सदस्य इनकम कर रहा है उसकी इनकम भिन्न रहेगी तो वो पारिवारिक विघटन का उदाहरण है साथियों, क्योंकि जो एक संयुक्त परिवार होता है उसमें किसी भी सदस्य की आय भिन्न जमा नहीं होती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, पारिवारिक विघटन के संदर्भ में ये कथन सही है। बाकी जो प्रथम विकल्प है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क सदस्य साथ में रहते हैं, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व भी निभाते हैं, ये तो परिवार की विशेषता होती है। तो विकल्प नंबर ओनली जो 2 है वही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। परिवार का विघटन तो टूटना हो जाता है परिवार का। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी का जन्म किस जिले में हुआ था? जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में, उदयपुर जिले में और बीकानेर जिले में। अब आप कहोगे कि भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, तो ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो है उसमें से लिया गया है। व्यक्तित्व के अंतर्गत तो आप हजारों व्यक्तित्व पढ़ सकते हो, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, लेकिन साथियों फिर भी कोशिश ये रहेगी जो मुख्य व्यक्तित्व है उनके क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। तो देखो अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म है वो राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ था साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। तो चलिए 17वें प्रश्न की ओर। नौगरी नामक आभूषण को कहाँ पहना जाता है? सिर में, गले में, हाथ में और पैरों में। तो बताइए प्रश्न संख्या 17 में आपका कौन सा विकल्प सही है? नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो साथियों नौगरी नामक आभूषण पहली चीज तो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और इसको महिलाएं अपने हाथों में पहनती है। कहाँ पर? हाथों में, चूड़ियों के बीच में इसको पहना जाता है लगभग। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 17 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां प्रश्न।
राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर में, अजमेर में, शाहपुरा में और सेवर में। तो देखिए बादशाह का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है राजस्थान का, और यह राजस्थान के ब्यावर में लगता है। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में है साथियों। अब एक विकल्प तो अजमेर भी दे रखा है, ब्यावर भी दे रखा है, तो इसलिए ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है कि जो सबसे सटीक उत्तर है उसका चयन करना होता है। तो भाई अजमेर तो बहुत बड़ा जिला है, लेकिन उसके अंतर्गत जो ब्यावर नामक स्थान है वहाँ पर लगता है मुख्य रूप से, तो इसलिए फिर हम ब्यावर को सही करेंगे। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए तो अगर उसका छोटा भाग दे रखा हो तो फिर उसको ही राइट करना हमेशा। जैसे सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में। तो सेवर अगर विकल्प में है, भरतपुर भी है, तो सेवर को सही करिएगा आप, ठीक है। प्रथम विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से, राज्य निर्वाचन आयोग से, संसद क्षेत्र से और शहरी क्षेत्रों से। देखिए अशोक मेहता समिति का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। किससे संबंधित है साथियों? ये पंचायती राज से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 10, 25, 200 और कोई नहीं। अब आप कहोगे कि यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन साथियों रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है, या तो विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछ ली होगी, या लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछ ली होगी, या राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछ ली होगी, लेकिन हर बार इनमें से संख्या में से प्रश्न जरूर आता है। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट जो चीज़ें आती है वो तो लाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कठिन का चक्कर में जो मूल है उसको ही कहीं अलग भटकाव कर ले उससे, ऐसा नहीं होता है साथियों। इसलिए कुछ चीज़ें जो आती है उनको लाना ही पड़ता है, चाहे आपको सरल लगे। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 होती है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे साथियों। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 को, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू कब किया गया? 2005 में, 2006 में, 2007 में और 2008 में। प्रश्न संख्या 21 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हर एक ने नाम सुन रखा है इस योजना का। इस योजना को आरंभ सन 2005 में किया गया था और लागू 2006 में किया गया था साथियों, इसलिए 2005 सही न होकर विकल्प नंबर 2 2006 सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 21 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। 22वां प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? भरतपुर में, अलवर में, कोटा में और सीकर में। तो प्रश्न संख्या 22 का सही विकल्प चुनिएगा। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना पूछी जा रही है आपसे प्रश्न नंबर 22 में, और इसका जो सही आंसर है, प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना राजस्थान में भरतपुर में की गई थी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को अधिकाधिक माल बिकवाता है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है और उपभोक्ता शिक्षा देता है। मैंने वो लेवल रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। हो सकता है यहाँ पर आप 25 प्लस सही करोगे, 26 कर दो, 27 कर दो, 28 कर दो, 29 कर दो, 30 कर दो। हालांकि मुझे 5-7 प्रश्न ऐसे डालने चाहिए था कठिन लेवल के, लेकिन आज मैंने कठिन लेवल के नहीं डाले हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन आपके राइट होते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को क्या करता है? उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण करने का कार्य होता है और संवर्धन करने का कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। राज्य की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला, सांगानेर, आभानेरी और खंडेला। देखिए दाबू प्रिंट राजस्थान की कौन सी जगह प्रसिद्ध है इनके लिए? 24वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा अकोला। अकोला जो स्थान है
ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है साथियों। विश्व में प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ के। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, दूर स्थित किसी वस्तु, स्थान आदि के विषय के शिक्षण के समय में इसका प्रयोग सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। चित्र का प्रयोग, चार्ट का प्रयोग, मॉडल का प्रयोग और कंप्यूटर का प्रयोग। तो देखिए, जब भी कोई वस्तु जो हमारे पास नहीं है तो उस स्थान या उस वस्तु आदि के विषय का अगर हमको शिक्षण करवाना है तो साथियों इस समय देखिएगा, जो मॉडल का प्रयोग है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। क्योंकि उस वस्तु का यदि हम मॉडल बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर उससे क्या होगा, उनको उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा साथियों। जैसे मान लीजिए ताजमहल की बात की जा रही है, अब ताजमहल के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो फिर वहाँ पर क्या होगा साथियों, ताजमहल बहुत दूर स्थित एक जगह है, तो ताजमहल दिखाने ले जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत दूर है वो, तो बहुत से लोगों के, तो हर कोई वहाँ जा नहीं पाएगा। लेकिन ताजमहल जिस प्रकार से है उसका यदि कोई एक नमूना हम लेके आ जाते हैं मार्केट से कि भाई ये ताजमहल है, तो वास्तविक पदार्थ या जो मॉडल होते हैं साथियों उससे यदि हम शिक्षण करवाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। थर्ड विकल्प आपके 25वें में सही है। अब कंप्यूटर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो साथियों कंप्यूटर में तो सिर्फ हम उसके चित्र ही देख पाएंगे, लेकिन मॉडल में तो वास्तविक चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। मतलब उसका जो नमूना है, यूँ कह सकते हैं, नमूना या मॉडल कुछ भी कह दो, बिल्कुल उसके जैसा प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो साथियों प्रत्यक्ष क्रिया वहाँ पर होगी तो ज़्यादा ज्ञान ग्रहण होगा। तीसरा विकल्प सही है 25वें में। अब नमूना लाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंप्यूटर हर कोई थोड़ी ला सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में आपको फिर भी कोई डाउट है कि नहीं यार इसमें तो चौथा होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी तीसरा ही सही माना जाता है साथियों ऐसे प्रश्नों में, तो फिर भी कमेंट जरूर करिएगा 25वें प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, कक्षा 1 से 5 स्तर तक पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन करने में क्या शामिल नहीं होता है? शिक्षण में कमियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग करना और विद्यार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना। तो देखिए कक्षा 1 से 5 स्तर तक की बात की जा रही है पर्यावरण अध्ययन में। यदि हमें रचनात्मक आकलन करना है तो साथियों शिक्षण में कमियों की पहचान भी रचनात्मक आकलन में होती है। विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ग्रेडिंग देने का कार्य रचनात्मक का नहीं होता है बल्कि योगात्मक का होता है साथियों। तो फिर ये गलत हो जाता है आपके 26वां क्वेश्चन में जो तीसरा विकल्प है। तो विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग है ये रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं होते हैं कक्षा 1 से 5 स्तर तक के पर्यावरण अध्ययन में। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, पर्यावरण शिक्षण में सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र से तात्पर्य है बालकों को रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए, बालकों को पहले थोड़ा समझाया जाए, बालकों को स्वयं समझने दिया जाए। तो साथियों पर्यावरण शिक्षण में जो सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है सरल से जटिल की ओर, मतलब बालकों को पहले सरल या फिर आसान ज्ञान दिया जाए, फिर धीरे धीरे जटिल या कठिनता की ओर बढ़ा जाए साथियों। तो इस प्रकार से सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र से तात्पर्य होता है बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 27वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां प्रश्न है, पाठ की प्रस्तावना का मूल आधार है विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, समस्या मूलक प्रश्न, अधिगम सामग्री। तो देखिए प्रस्तावना जो हम बच्चों को पाठ आरंभ करते समय प्रस्तावना करते हैं तो इसका जो मूल आधार माना जाता है वो होता है पूर्व ज्ञान। बालक का जो पूर्व ज्ञान है मतलब उसने जो सीख रखा है पहले से, उसी के आधार पर प्रस्तावना की जाती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 28वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम 29वां मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। पर्यावरण शिक्षण में भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव अर्जित करना और इनमें से सभी। तो थोड़ा प्रश्न को देख लीजिएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। तो देखो पिकनिक मनाना, पिकनिक मनाने के लिए तो भ्रमण किया जाता है, ना ही मनोरंजन के लिए, बल्कि बालकों को उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हो
इसलिए पर्यावरण शिक्षण में भ्रमण करवाया जाता है साथियों। तो मूल उद्देश्य क्या रहेगा, प्रत्यक्ष अनुभव रहेगा 29वें क्वेश्चन में। थर्ड विकल्प आपके सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, एक लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि साथियों इन लास्ट समय में मैं और ज़्यादा अत्यधिक मेहनत करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्ट लेकर आऊँ साथियों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां क्वेश्चन। कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर एक भी प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए भी जरूर कमेंट करिएगा साथियों। तो आपके आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है। भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान, वर्णन और विचार गोष्ठी। देखिए, सामूहिक चर्चा की बात की जा रही है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत। तो व्याख्यान में साथियों सामूहिक चर्चा नहीं होती है, अध्यापक सिर्फ व्याख्यान देता है। वर्णन में सिर्फ वर्णन किया जाता है, भूमिका निर्वाह भी नहीं, बल्कि विचार गोष्ठी का संबंध सामूहिक चर्चा से होता है। क्योंकि विचार गोष्ठी में छात्र और अध्यापक दोनों अपने अपने विचारों को रखते हैं एक दूसरे के सामने। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 30वें क्वेश्चन में। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।